अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक गरीब नौजवान की सबक आमोज़ कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हम गरीब लोग भी कितने किस्मत वाले होते हैं ना। हमारी तमाम ख्वाहिशात भी हमारी तरह गरीब होती हैं। ये हमारी तरह डरती रहती हैं कि हाय ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और फिर जब कुछ हाथ नहीं आता तो कुछ पल के लिए आंखें बंद कर ली, उनसे आंसू बहा लिए और फिर सुकून आ गया। खुशी भी हमें जब चाहिए हो तो उस वक्त नहीं मिलती, लेकिन जब भी मिलती है उसको एंजॉय उस बच्चे की तरह करते हैं जिसको उसकी मनचाही चीज़ मिल जाती है। मेरा नाम तारिक है। मैं गरीब हूँ क्योंकि सोने का चम्मच मुंह में लिए पैदा नहीं हुआ था। बस यही वजह थी कि मेरे बाप मोहम्मद ताहिर ने अब 2 के बजाय 3 के लिए कमाना शुरू कर दिया। औलाद की ख्वाहिश हर इंसान को होती है, पर मोहम्मद ताहिर और खालिदा बेगम दोनों को औलाद की कोई ख्वाहिश नहीं थी। लेकिन अल्लाह पाक के कामों में कौन दखल ले सकता है। बस फिर ये समझें कि मैं ज़बरदस्ती ही खालिदा बेगम की गोद में आ गया। मेरे आने से दोनों खुश नहीं थे, बल्कि और परेशान हो गए थे, क्योंकि पहले ही दोनों का बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा था। लेकिन आने वाले को कौन रोक सकता है। बस जिसने आना होता है वो तो आ ही जाता है। आम बच्चों की तरह मुझे भी 3 साल की उम्र में कुरान पाक पढ़ने के लिए मस्जिद दाखिल करवा दिया गया। और फिर जब मैंने 20 सुपारे पढ़ लिए तो साथ साथ एक कार मैकेनिक की दुकान पर ले जाना शुरू कर दिया था। बहुत कम अरसे में मैंने 3 बार कुरान का नाज़रा मुकम्मल किया और दूसरी तरफ मेरा कदम उस दुकान में ऐसा मुबारक साबित हुआ कि 2 माह के अंदर अंदर छोटी सी दुकान की जगह मेरे उस्ताद ने बड़ी सी वर्कशॉप बना ली और फिर उस्ताद ने दुकान को फ़रोख्त कर दिया। अब तो हमारे पास एक दिन में इतना काम आ जाता था कि बंदे कम पड़ जाते थे, जिसकी वजह से उस्ताद ने 4 मैकेनिक और रख लिए। मैंने साल के अंदर कुरान पाक हिफ्ज़ किया और मुकम्मल तौर पर वर्कशॉप पे काम करने लग गया। उस्ताद ने मेरा 4000 हफ्ता किया तो मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर जिस दिन मैं 4000 घर लेकर शाम को आया तो मेरे वालिदैन इतने खुश हुए जैसे उनको ईद का चांद नज़र आ गया हो। अम्मा ने मेरी पेशानी चूमी, फिर हमने अंडों के सालन के साथ रोटी खाई और मार्केट जाने की तैयारी करने लगा। बाजार में खूब रौनक थी, हर तरफ रोशनियां ही रोशनियां थीं। मैं तो हैरान हो गया था कि ये कैसी दुनिया है, जबकि खालिदा बेगम के मुंह में तो उंगली आ गई। वो हर दुकान पे जाती और आंखें फाड़ फाड़ कर हैरत से देखती, चीज़ों को हाथ लगा लगा कर महसूस करती। एक दुकान में जब मैं परफ्यूम लेने गया तो वहाँ रखे हुए नकली फूलों को देखकर वो इतनी खुश हुई थीं जैसे उन्हें कोई कीमती चीज़ मिल गई हो। और फिर मेरे कान में कहने लगी, तुम भी ये 2 फूल ले लो, हम अपने कमरे में रखेंगे। ये कोई पहली चीज़ थी जो उनके दिल को लगी थी। और फिर हम दुकान से बाहर आ गए। हमारा तो वापस आने को नहीं दिल चाह रहा था, लेकिन आखिरकार अब्बा जी ने हमें वापस घर चलने को कहा और फिर हमने वापसी पे 200 के केले लिए और रक्शे पर बैठकर उसके चलने का इंतज़ार करने लग गए। परेशानी दुख और तकलीफ़ का दूसरा नाम है। अगर कोई आज खुश है तो कल को वो भी परेशान ज़रूर होगा। मुझे ये जुमले किसी फ़र्ज़ की तरह याद थे, क्योंकि मैं दुख और परेशानियों से तो गुजर रहा था, लेकिन मुझे अच्छे वक्त का शिद्दत से इंतज़ार था। मैं चाहता था कि वो वक्त आए और मैं उसका खूब फ़ायदा उठाऊं, लेकिन हम उम्मीद लगा सकते हैं, उस वक्त को खींचकर अपने पास नहीं ला सकते। मामूल के मुताबिक मैं आज सुबह उठा और नाश्ते के बाद 9 बजे वर्कशॉप पे गया। आते ही सारी वर्कशॉप की सफाई की, वुज़ू करके वर्कशॉप के मरकज़ी दरवाजे के सामने अंदर की तरफ मुँह करके खड़ा होकर हमेशा की तरह तलावत करने लग गया। अभी 10 मिनट ही गुजरे होंगे कि किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मैंने जब मुड़ कर देखा तो देखता ही रह गया। मैं उसे देखकर ऐसा मुस्कुराया कि जैसे मेरे सामने पता नहीं क्या चीज़ आ गई, और फिर मेरी तरफ देखकर वो भी मुस्कुरा दी। उस वक्त मेरे सामने मेरा हाथ पकड़े एक खूबसूरत हसीना खड़ी थी, जिसके हल्के गोल्डन बाल हवा के साथ खेल रहे थे। हम दोनों पता नहीं कितनी देर एक दूसरे के आमने सामने खड़े रहते। उसी वक्त हमारी वर्कशॉप के 2 कारीगर मरकज़ी दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो हम दोनों को एक दूसरे के हाथ पकड़े देखकर हैरत से उनके मुंह में उंगली आ गई। खूबसूरत मैं भी बहुत था, मगर मसला मेरा एक ही था और वो था गुर्बत। और वो लैंड क्रूज़र लेकर आई थी। माजी और रहमान की हैरत अपनी जगह सही थी, लेकिन अब क्या हो सकता था। हम चंद मिनटों में एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे।
माजी और रहमान को देखकर उस खूबसूरत हसीना ने अपने हाथों से मेरा हाथ जुदा किया तो मुझे एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं फूलों वाले बाग से एकदम तपते सहरा में आ गया हूँ। मैं तो उन चंद मिनटों में बहुत आगे निकल गया था। उसने मेरा हाथ छोड़ा और करीब होकर कल जल्दी आने का वादा करके चली गई, जबकि मैं मरकजी दरवाजे के बाहर खड़ा काफी देर तक उसकी गाड़ी को जाता देखता रहा। कभी कभी किस्मत भी हमारे साथ कैसे कैसे खेल खेलती है कि हमारी अकल दंग रह जाती है, लेकिन अपनी किस्मत की मेहरबानियों से कौन फायदा नहीं उठाता। बस फिर मैं भी अपनी किस्मत की इस मेहरबानी पे बहुत खुश हुआ और उसके साथ साथ चलने लग गया। मेरा आज का दिन बहुत ही खुशगवार रहा था। मैं बार बार उस खूबसूरत हसीना का सोचकर मुस्कुराता रहा और अपनी किस्मत पर फख्र महसूस करता रहा। रात 8 बजे काम से छुट्टी हो गई तो मैंने नहाकर तैयारी की और जब बाहर निकला तो दरवाजे के सामने वही सुबह वाली काले रंग की लैंड क्रूज़र मेरा ही इंतज़ार कर रही थी, जिसमें वही खूबसूरत बालों वाली हसीना बैठी थी। मुझे दरवाजे से निकलता देखते ही उसने अंदर से ही दरवाज़ा खोला और मैं उसकी शानदार गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठते ही मुझे महसूस हुआ कि जैसे इसका मालिक मैं खुद ही हूँ। मेरे बैठते ही उसने गाड़ी आगे बढ़ाई। नाम क्या है आपका हसीना जी? मैंने उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए पूछा तो वो बोली, क्या रखा है इस नाम के चक्कर में साहब, कुछ बोल अपनी जुबान से कि कमाल कर। मैंने उसके शेर पे वाह वाह करके उसे दाद दी तो फिर बोली, मेरा नाम नसीम मुगल है, वैसे मुझे प्यार से निसी कहते हैं, लेकिन आपके मुंह से मुझे हसीना बहुत पसंद आया, तुम मुझे हसीना कह सकते हो। हसीना ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। हसीना जी। काफ़ी देर हम दोनों खामोश रहे, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को गहरी नज़रों से देखते रहे थे। आखिरकार मैंने उसे पुकारा तो उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखते हुए ऐसे अंदाज में जी कहा कि दिल चाहा कुर्बान हो जाऊं। लेकिन फिर उसने एक महंगे होटल के सामने लैंड क्रूज़र को ब्रेक लगाई तो मैं हैरान रह गया। मैं तो उस होटल के सामने से भी नहीं गुजर सकता था और अब उस होटल के अंदर खाना खाना था। मेरे सीने में मेरा दिल खुशी से नाच रहा था। और फिर गाड़ी से उतरकर हसीना ने मेरा हाथ पकड़ा और होटल में ले गई। कुछ देर गुजरने के बाद हम एक कमरे में आ गए जहां एक तरफ बेड और उसके सामने कदावर आईना लगा हुआ था। एक तरफ नए डिज़ाइन के सोफे रखे हुए थे। मैंने इससे पहले इतना खूबसूरत कमरा नहीं देखा था। मैं 5 मिनट तक तो कमरे के मरकजी दरवाजे में खड़ा रहा और फिर हसीना ने मुझे बाजू से पकड़कर बेड पर बैठने को कहा और फिर फ़ोन पे खाने का ऑर्डर दिया तो 10 मिनट में खाना आ गया। मैंने तो ऐसे खाने पहले कभी नहीं खाए थे, इसलिए खूब पेट भरकर खाना खाया। और फिर हसीना ने 2 कप कॉफ़ी का ऑर्डर दिया तो खाने के बाद हम दोनों देर तक कॉफ़ी पीते रहे। वैसे मुझे एक बात की परेशानी बहुत हुई कि अगर हसीना को मेरे से प्यार है तो कैसा है। उसने तो मेरा नाम तक नहीं पूछा और हम दोनों एक ही दिन में बहुत आगे निकल आए जहाँ से वापसी नामुमकिन थी। मामूल के मुताबिक मैं आज घर लेट पहुंचा तो अम्मा अब्बा सामने खाना रखे मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैं तो पेट भरकर हसीना के साथ खाना खा आया था, जिसकी वजह से मुझे दाल रोटी कहाँ अच्छी लगनी थी। बस फिर क्या, मैंने शाम की चाय भी नहीं पी। अम्मा अब्बा ने तबीयत का पूछा तो मैंने सर दर्द का बहाना किया, आंखें बंद कर लेट गया। मुझे नींद कहाँ आनी थी, मैं तो नींद वाली दुनिया से बहुत आगे निकल आया था। बस यही वजह थी कि मेरी सारी रात हसीना की यादों और ख्यालों में गुजर गई। सुबह अल्लाह अकबर के साथ ही मेरी आंख लगी, लेकिन उसी वक्त अब्बा ने मुझे नमाज के लिए जगा दिया और फिर हम दोनों बाप बेटा मस्जिद में नमाज पढ़ने चले गए। नमाज की हर रकत, हर सजदे और दुआ में वो शामिल रही। उसे बार बार अल्लाह पाक से मैं मांग रहा था। अभी तो सिर्फ एक दिन गुजरा था और मेरी हालत ये थी। मैंने मस्जिद से निकलते हुए सोचा और फिर मुसलसल सोचता रहा। उसकी खूबसूरत नर्म नर्म हाथ, खूबसूरत आवाज़, अदाएं, वो तो ऐसी थी कि दिल कुर्बान होने को चाहे। मैंने नाश्ता किया, वर्कशॉप के लिए घर से निकल गया। ठीक आधे घंटे बाद मैं वर्कशॉप के दरवाजे के सामने ताला खोल रहा था। अभी मैंने मुकम्मल दरवाज़ा नहीं खोला था कि एक सफ़ेद रंग की लैंड क्रूज़र आकर रुकी और गाड़ी के दरवाजे का शीशा नीचे हुआ तो हसीना ने हाथ के इशारे से मुझे अपने पास बुलवाया। मैंने दोबारा दरवाजे को ताला लगाया और आकर गाड़ी में बैठ गया। सुबह के वक्त हर तरफ बहुत सुकून था और उस पुरसकून खामोशी को हम दोनों ने एंजॉय करना चाहा तो फिर एक होटल से नाश्ता पैक करवा कर हम दोनों एक पार्क में चले गए। पार्क में उस वक्त काफ़ी लोग थे, लेकिन हम दोनों एक कोने में गुलाब और मोतिये के फूलों के पास बैठकर नाश्ता करने लग गए। नाश्ता करने के बाद हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे तो बातों बातों में हसीना ने मुझसे वादा किया कि मुझे उसका एक काम करना है।
और उस काम के इनाम में वो मुझे 50 लाख रुपए देगी। 50 लाख का सुनकर मेरे दिल में जो हसीना की मोहब्बत का चिराग जल रहा था वो एकदम टूट कर बिखर गया और बस उसकी जगह लालच ने ले ली। मैंने बहुत जिद की कि मुझे बताएं क्या काम है, लेकिन हसीना भी अपनी जिद पे कायम रही। और फिर मैं जब 10 बजे वर्कशॉप आया तो मुझे मुस्कुराता हुआ देखकर सब हैरान हुए। मेरा दिल नहीं चाह रहा था वर्कशॉप आने को, लेकिन कल से जिस गाड़ी का काम शुरू किया था वो आज देनी थी, नहीं तो मैं 50 लाख का सोच सोचकर खुश था। आखिरकार मैंने 2 घंटे लगाकर गाड़ी ठीक की तो उसी वक्त उसका मालिक आ गया। मैंने गाड़ी उसके हवाले की और उस्ताद से सर दर्द का कहकर छुट्टी लेकर घर आ गया। घर आते ही अम्मा से खाने का कहा और खुद घर के छोटे से सहन में पड़ी चारपाई पर लेटकर आसमान की तरफ देखकर सोचने लग गया कि आखिर में 50 लाख का क्या करूँगा। सर, मेरी उस लड़के से डील हो चुकी है, नसीम ने अपने बॉस के सामने फाइल रखते हुए कहा तो उसका बॉस मुस्कुराया और फाइल खोलकर देखने लग गया था। वो जैसे जैसे फाइल देख रहा था उसके चेहरे पे मुस्कुराहट गहरी होती जा रही थी और फिर उसने हंसते हुए फाइल बंद की और गुड कहकर कुर्सी से उठकर अपने ऑफिस के दरवाजे को लॉक लगाकर आया और नसीम के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। नसीम, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी तुम पे। मैंने बहुत हिम्मत वालों को देखा, वो डर कर भाग जाते हैं, और तुमने तो एक ही दिन में अपना काम तमाम कर दिया। बस अपना काम होते ही इस पिस्टल से उस लड़के को ऊपर भेज देना। बाकी तुम्हारे साथ क्या करना है वही होगा जो तुम चाहोगी। नसीम के बॉस ने उसे सारी तफसील बताई और उसका हाथ पकड़कर अपने दाएं हाथ की उंगली उसके हाथ पर आहिस्ता आहिस्ता चलाने लग गया तो नसीम ओके सर डन कहती जल्दी से उठकर दरवाजे को लॉक करके बाहर निकल गई। किसी के जज्बात से खेलने वाला शख्स कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन अब तो हमारे यहाँ यही मामूल बन चुका है कि हम दूसरों को मोहब्बत प्यार के जाल में उलझाकर अपने मतलब के काम लेते हैं, लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि सच आखिर सच ही रहता है, जबकि झूठ तो पकड़ा जाता है, और जब ये पकड़ा जाता है तो फिर इंसान कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहता। सूरज गरूब हो रहा था, हल्का हल्का अंधेरा छाया हुआ था। उस वक्त मैं नसीम के साथ कल वाले होटल में उसके सामने बैठा खाना खा रहा था। तब उसने मुझे एक फ़ाइल दी जिसके शुरू में 2 मदरसों के एड्रेस ऐड थे और फिर उस फाइल के 3 सफ़हात पे 20 बच्चों की तस्वीरें थीं। जब मैंने फ़ाइल देखी तो मैं समझ गया था कि नसीम किसी माफिया से है और उससे जितना बचा जाए बेहतर है। मेरे तो पसीने छूट गए। मैंने जल्दी से फ़ाइल नसीम को दी और उठकर खड़ा हो गया। मुझे खड़ा होता देखकर नसीम ने पूछा, हीरो तुम कहाँ जा रहे हो? तेरे बिन ये फिल्म नामुकम्मल रहेगी, इस फिल्म को तेरी ज़रूरत है। नसीम ने फाइल मेज से उठाई और भागते हुए मेरे सामने आकर कहा तो मेरे कानों में उसकी आवाज़ पिघले हुए शीशे की तरह लगी। मैंने गुस्से में नसीम का हाथ पकड़ लिया और पूछा, क्या चाहती हो तुम? तुम्हें चाहती हूँ हीरो, और किसे? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? हीरो देख, ड्रामा ना कर, मुझे ये 20 बच्चे चाहिए और जब ये आ जाएंगे तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी, वादा रहा। इसके साथ तुम्हें 50 लाख रुपए भी मिलेंगे। ये बात करते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो मैंने उसकी 2 उंगलियां पकड़कर मरोड़ी। नसीम ने खूब शोर मचाया, काफ़ी सारे लोग जमा हो गए। मैंने एक बंदे से फ़ोन लिया, पुलिस को कॉल की तो 10 मिनट बाद होटल के सामने पुलिस आ गई और नसीम को मैंने गिरफ्तार करवा दिया। रातों रात नसीम ने अपने तमाम साथी भी पुलिस के साथ मिलकर पकड़वा दिए थे। अगले दिन जब मैं नसीम से मिलने जेल गया तो उसने मुझे सारी कहानी बताई कि वो मजबूर थी। मुझे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बताया कि ये माफिया बड़े अफसरों के बच्चे अगवा करना चाहता था ताकि बाद में उन बच्चों के वालिदैन से भारी रकम वसूल की जा सके, लेकिन तुमने अपने वतन से वफा की और इस खतरनाक गिरोह को हमारे सामने पेश किया। तुम बहुत अच्छे और सच्चे इंसान हो और हमारे वतन को तुम जैसे नौजवानों की ही ज़रूरत है। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं इस खुशी में कुछ ना बोल सका, क्योंकि मेरी इतनी तारीफ़ आज तक किसी ने नहीं की थी और वैसे भी मुझे लगता था मैं ज़मीन पे बोझ हूँ, लेकिन आज पहली बार मैंने खुद को हल्का फुल्का महसूस किया। और एक बार फिर से नसीम के पास गया तो वो कहने लगी, हीरो तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुँचाई है, सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगी। और वैसे भी मैंने तेरा फ़ायदा सोचा था कि तू अमीर हो जाएगा, लेकिन नहीं, तू इस काबिल ही नहीं है। मैंने नसीम की तरफ मुस्कुरा कर देखा और उसको कहा कि मेरे दिल में कुरान पाक जैसी अनमोल दौलत महफूज है। मुझे दुनियावी दौलत से कोई गर्ज नहीं। मैं गरीब हूँ तो गरीब ही सही, क्योंकि गरीब के दिल में एहसास होता है, जबकि अमीर के दिल में दौलत की हवस होती है जो सिर्फ पैसा मांगती है, और इस पैसे की खातिर वो किसी की जान लेने से भी गुरेज नहीं करते।
ایسی امیری سے میں باز آیا۔ یہ کہتے ہوئے میں وہاں سے چل دیا۔